नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सिंगरौली विधानसभा 80 से जो है घोषित प्रत्याशी पुष्पेंद्र गुप्ता जी। आज आइए हम उनसे बात करते हैं। आज ये हमारे बीच मौजूद हैं और विधानसभा 80 के जो है घोषित ये सिंगरौली के पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले से घोषित हो चुके हैं। इनके अलावा बाकी पार्टियां जो है जातिगत राजनीति में फंसी हुई हैं और उनको जो है अपने प्रत्याशी को घोषित करने में जो है पसीने छूट रहे हैं। इसी बीच जो है हमारे बीच मौजूद हैं पुष्पेंद्र गुप्ता जी। पुष्पेंद्र गुप्ता जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, मैं सभी सिंगरौली के मतदाता भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार और लाल सलाम। आइए, आपसे कुछ सवालात थे जिसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। गुप्ता जी, जहां देश में जो है इतनी सारी पार्टियां मौजूद है, इतनी सारी बड़ी बड़ी पार्टियां मौजूद हैं और इन बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच जो है आपने जो है चुनाव लड़ने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को ही क्यों चुना है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश की सबसे पुरानी और सबसे पहली पार्टी है और ये मजदूर, किसान, युवाओं को और नौजवान साथियों, शोषित वर्गों सबको एक साथ लेकर चलने वाली है और जनता के हक और अधिकार के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हमेशा से आंदोलन करती आई है और लड़ती आई है। ये पार्टी एक समान अधिकार की बात करती है, चाहे वो राजपथ के लड़के का हो, चाहे वो चपरासी के लड़के का हो, सबके लिए एक समान अधिकार की बात करती है। इसलिए मैं इस पार्टी से बहुत प्रभावित हुआ। हमारी इस पार्टी के जो कामरेड साथी हैं, जो हमारे पूर्व नेता हुए, हमेशा अपना पूरा जीवन लोगों के, जनता के हक और अधिकार के लिए अपना समर्पित कर दिया। इसलिए मैं पार्टी से बहुत प्रभावित हुआ, इसकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुआ, मैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुआ। इसी वजह से मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। मेरे को पार्टी ज्वाइन किए 2 साल हो गए हैं और पार्टी ने मेरे को चुनाव लड़ने का मौका दिया। इसका मैं पार्टी को पूरे तन मन के साथ धन्यवाद देता हूं। जो जिला जो है पूर्ण रूपेण जो है जातिगत राजनीति में डूबा हुआ है और जहां बड़ी बड़ी पार्टियों को अपना जो है कैंडिडेट को जो है घोषित करने में उनके पसीने छूट रहे हैं, ऐसे जातिगत जिले में जहां जातिगत राजनीति हो रही है, ऐसे जिले में जहां से आप विधानसभा के प्रत्याशी हैं, तो ये आप बताना चाहेंगे कि लोग जो है फिर आपको क्यों वोट देंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से जातिगत राजनीति चल रही है, धर्म की राजनीति चल रही है और कुछ गलत नीतियों की राजनीति चल रही है। इसको जनता भली भांति जान चुकी है। कई बार उन्होंने अपने जाति के प्रत्याशियों को जिताया तो उन्होंने उनका कुछ भला नहीं किया, सिंगरौली का कुछ भला नहीं किया। कुछ पैसे वाली पार्टियों को जिताया, कुछ पैसे के दम पर चुनाव जीते, उन्होंने भी जनता को मुड़ कर चुनाव जीतने के बाद जनता को मुड़ कर नहीं देखा और जनता के विकास का एक भी मुद्दा उन्होंने आज तक नहीं उठाया, सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्होंने काम किए। तो अब हमें नहीं लगता कि लोग अब जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या पैसे की राजनीति करेंगे। अब उनमें परिवर्तन आया है। सिंगरौली की जनता, इस बार जनता इनको दिखा देगी। इस बार सिंगरौली की भी, प्रदेश की भी जनता इस बार इनको, यानी पूंजीपतियों को और जो ये ठेकेदार हैं, इनको सबको दिखा देंगे इस बार कि अब इन्होंने काम तो किया नहीं। 20 साल भाजपा की सरकार रही और क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार ने उनको चुना, कांग्रेस को भी बहुमत मिला, पर उनके विधायक जो थे भाजपा ने उनको खरीद लिया और ये कांग्रेस के विधायक बिक गए। जब ऐसे बिकने और खरीदने वाली सरकार अगर जनता बना रही है, कितनी बार बनाएगी? 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, अब बार बार नहीं बनाएगी। अब उस सब जनता इनके माया जाल को, इनके कुकर्मों को समझ गई है। अब ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कतई नहीं इनको वोट। अच्छा, ये कह रहे थे कि आप जो विधानसभा चुनाव में अभी आप प्रत्याशी घोषित हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, तो जनता के बीच में आपका इस विधानसभा चुनाव घोषित होने से पहले जनता के बीच में आपका क्या योगदान रहा है? महापौरी के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किया था और उनका वादा था कि मैं सिंगरौली के फुटपाथ व्यापारी मेरे जितने हैं, मैं सबकी बैठकी माफ करा दूंगा, क्योंकि ठेकेदार इनका बहुत शोषण करता था, जबरदस्ती इनसे 40 रुपए 50 रुपए बैठकी लेता था। और मैं इसको भली बात, अपने मेरी मार्केट में दुकान है, मैं देखता था हमेशा शोषण हो रहा, तो मैंने इसका मुद्दा उठाया था। अब मेरी पार्टी तो नहीं जीती,
पर मैंने तो मुद्दा उठाया था, जनता के बीच में मैं गया था, और रानी अग्रवाल ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने, उनको 1.5 साल हो गया था चुनाव जीते हुए, पर उन्होंने इस मुद्दे पे कोई काम नहीं किया। तो मैंने फुटपाथ के हर व्यापारी के पास, मैं उनके दुकान पे जा जाके, जमीन स्तर पे मैं जा जाके सबसे हस्ताक्षर अभियान करवाया हूं। मैं 1000 लोगों का दस्तखत अभियान कराया, फिर जाके वो आवेदन मैंने कलेक्ट्रेट को दिया, फिर आयुक्त को दिया, फिर मैं रानी अग्रवाल को दिया, और फिर मैंने दबाव बनाया कि अगर आप हमारे फुटपाथ व्यापारी साथी का अगर बैठकी माफ नहीं करेंगे तो मैं आंदोलन करूंगा। तो यानी मैं इतना दबाव बनाने के बावजूद भी उन्होंने काम करने से थोड़ा हेरा फेरी हो रही थी। फिर मैंने हड़ताल करने का शुरुआत जैसे ही करने वाला था, तो उन्होंने उधर से मामा जी ने भी घोषणा कर दी, तो इससे बैठकी माफ हो गई। तो मैंने एक हक और अधिकार के लिए मैंने लड़ा, इससे हमारे फुटपाथ साथियों का तो फायदा हुआ, और एक ठेकेदारी की दुकान बंद हो गई। तो मैंने ठेकेदार की दुकान बंद करवा दी, और अपने फुटपाथ साथियों को हर महीने 1200-1300 रुपए बचत करवाया, और इनका जो शोषण हो रहा था, जो ये गुलाम बनाए रखे थे, इन गुलामी से मैंने इनको आजादी दिलाई। उन व्यापारियों को जो है, व्यापारियों को शोषण से जो है आपने मुक्ति दिलाई। योगदान जो है सिंगरौली के व्यापारियों के साथ रहा है। हाँ जी हाँ, मैंने गरीब जनता के लिए काम किया, मैंने ये किया, और मैंने दूसरा ये भी काम किया कि मैं ठेकेदारी प्रथा के विरोध में था, हूं और रहूंगा। तो अभी सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही थी, नगर निगम के बगल में सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही थी, तो मैंने उसमें पूरा सहयोग किया, और 177 जो हमारे अस्थायी सफाई कर्मचारी थे, उनको भी अभी परिषद में बजट पास हुआ है, और उनको भी स्थायी करने का निर्णय हुआ, और ठेकेदारी प्रथा समाप्त कगार पर। मैं इसलिए जनता को ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये ही इस देश की सबसे जड़ है। ये सामंत, जो पहले के सामंत हुआ करते थे, जो किसानों का शोषण किया करते थे, आज वो ठेकेदार जो आ गए हैं, जो हमारी मजदूर साथी हमारी गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। यही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। यही नेताओं को असीमित पैसा देकर चुनाव में जिताते हैं, और फिर इन्हीं के लोग काम करते हैं। इसलिए जनता को इस बात भली भांति समझना होगा कि हमको किसको किस प्रकार से वोट देना है। चलिए, इतनी सारी आप बातें कर रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो है घोषित प्रत्याशी हैं विधानसभा 80 से, तो सिंगरौली को आप किस तरह से देखते हैं, और सिंगरौली के विकास के लिए आपके पास, या यहाँ के जो विस्थापित हैं, जो बेरोजगार हैं, इनके लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है? कैसे आप सिंगरौली का विकास करेंगे? सर, सिंगरौली एक ऊर्जा धानी है, चारों तरफ यहाँ कोयले का अमूल भंडार है, और यहाँ की संपदा से पूरा हमारा देश रोशन हो रहा है। यहाँ की सब चीजें जारी, पर यहाँ का हमारा मजदूर साथी, यहाँ का हमारा किसान साथी, जो अपनी जमीनें इनको कंपनियों को दे दिया, विस्थापित का झेल रहे हैं, विस्थापन की समस्या झेल रहे हैं। और जो हमारे मजदूर साथी हैं, वो अपनी एक नौकरी के लिए समस्या झेल रहे, ठेकेदार नौकरी में इनका शोषण कर रहा। तो मैं इन सबसे पहली लड़ाई मेरी ठेकेदारी प्रथा बंद करने के लिए रहेगी, और किसानों का जो विस्थापन का है, इनके लिए मैं, जो इनके पास जमीन है, मैंने देखा कि बहुत सरकारी जमीन है, पर वो उसमें काबिज है हमारे किसान साथी, पर उनका कब्जा नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं उनको कब्जा दिलाने की कोशिश करूंगा, और मैं जो इनके पास खेत है, जो सिंचाई से वंचित है, तो मैं उनको सिंचाई की व्यवस्था कराऊंगा। और अपने मजदूर साथी, अपने नौजवान साथियों के लिए मैं वादा करता हूं कि मैं हर गांव में सभी जगह लघु उद्योग खोलने की व्यवस्था करूंगा, जिससे हमारे सभी साथियों को, मैं नौजवान साथियों को छोटे छोटे रोजगार मिले। वो अपना खुद का प्रोडक्शन करेंगे, और खुद का व्यवसाय करेंगे, अपने व्यवसाय का खुद मालिक होंगे। अब मजदूरों के लिए यहाँ चारों तरफ परियोजनाएं हैं, बाहर के लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं मजदूरों के लिए एक ऐसा नियम बनाना चाहूंगा कि जो यहाँ का 20 से 25 साल का निवासी हो, जिसका आधार कार्ड 20 से 25 साल का पुराना हो, उन्हीं का पंजीयन करवाएंगे, और उन्हीं के लोगों को यहाँ पे नौकरी दिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो बाहर के ठेकेदार आते, सब एनसीएल पूरा ठेकेदार पे चल रहा है, और ठेकेदार जो अपने सिंगरौली के हैं नहीं, सब ये बाहर के हैं। ये जो बाहर के हैं, ये अपने ही व्यक्तियों को लेकर यहाँ पे नौकरी देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर सिंगरौली में कुछ परिवर्तन करना है, कोई विकास सिंगरौली का करना है, तो सिर्फ ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना है। तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं यहाँ के हर घर, हर नागरिक का, हर सबका विकास होगा। यही देश को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं, सिंगरौली को खाए जा रहे हैं। तो सिंगरौली में सब कुछ है, सिंगरौली में किसी चीज की कमी नहीं है।
पर यहाँ के नेताओं के, यहाँ के लोगों की मानसिकता की चेंज है। ये जातिगत को छोड़कर, धर्म को छोड़कर और सिंगरौली के विकास की बात करेंगे तो सिंगरौली विकास होगा। आपकी पार्टी जो है मध्य प्रदेश में सारी सीटों पे चुनाव तो लड़ नहीं रही है जी, कुछ सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जिसमें आप भी जो है विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपको सिंगरौली की जनता, आपका जो विजन है और आपकी जो बातें हैं और आपके जो वादे हैं, इन वादों के अनुसार सिंगरौली की जनता मान लिया कि आपको अगर सिंगरौली से विधानसभा प्रत्याशी जो है जिता देती है, तो फिर आप अकेला जाकर के 230 लोगों के बीच में क्या करेंगे? सर हाँ, ये भी मैं आपकी बात को मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि हम 230 विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे 100 या 150 सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर मान लीजिए हमें सिंगरौली से मैं इकलौता ही जीत के अगर विधानसभा में चला जाता हूं, 230 में मैं इकलौता बैठता हूं, तो मैं कम से कम वहां उस विधानसभा के अंदर जनता के हक और अधिकार के लिए कौन सी योजनाएं चल रही है, कौन सी योजनाएं नहीं चल रही है, उनका नुकसान हो रहा, मैं ऐसी योजनाओं के बारे में जनता को बता तो सकता हूं। और जनता के हक और अधिकार का हिस्सा कौन खा रहा है, कहां जा रहा है, इतना टैक्स आ रहा है, हर चीज में जीएसटी लग गया है, आखिर इतना पैसा होने के बावजूद भी हमारी सरकार कर्जदार क्यों है? हर देश का, हमारे प्रदेश का नागरिक जो है 70,000 रुपए का कर्जदार कैसे है? शिवराज सिंह चौहान इतना कर्जा क्यों ले रहे हैं? इस बात की मैं तो जानकारी मैं वहां उस 230 विधानसभा में जाके बैठूंगा तब ना हमको मिलेगा, और जब हमको जानकारी मिलेगी तो मैं जनता को बताऊंगा, और फिर जनता जब हमारा साथ देगी मैं इसका विरोध करूंगा। तो कम से कम मेरे को वहां विरोध करने के लिए तो कोई किसी को तो भेजना चाहिए, और जब तक विरोध नहीं होगा तो ये अपना मनमानी करते रहेंगे, और जब अपना मनमानी करते रहेंगे तो जनता के बारे में सोचेगा कौन? तो आप जाएंगे तो उनका विरोध करेंगे। मान लीजिए कि जिसकी सरकार है उसके अलावा वहां जो है विपक्ष के भी लोग हैं, हाँ, तो आप क्या करना चाहते हैं? विपक्ष के लोग जो है उनकी गलत नीतियों का विरोध नहीं करते? मध्य प्रदेश में दो ही पार्टी चल रही, जनता दो ही पार्टी के समर्थन करती है, एक भाजपा एक कांग्रेस का। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो कांग्रेस के नेता भाजपा में घुस जाते हैं, और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो भाजपा के नेता कांग्रेस में घुस जाते हैं। तो आप बताइए, इन दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, कहेंगे तू चल 10 साल 5 साल तू शासन कर, 5 साल मैं शासन करता हूँ, बस इसी में अपना ये रोजी रोटी कमा रहे हैं। पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, ठेकेदारों की सरकार चल रही है, जिम्मेदार शांत बैठे हुए कुछ बोलते नहीं। अगर कोई बोलता भी है तो उसको मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, इससे कुछ हर प्रकार के दबाव डाल के उनको चुप कराया जा रहा है। तो कम से कम हमारी पार्टी का नेता, हमारी पार्टी हमेशा आंदोलनकारी पार्टी है, कभी भी चाहे सत्ता में रहे चाहे सत्ता में न रहे, हमेशा हर जनता, मजदूर, किसान, शोषित वर्ग, नौजवानों, सबके हक अधिकार की बात करती है और हमेशा लड़ती रहती। चाहे हमने किसानों का भी हमने 1.5 साल तक उनका समर्थन किया। तो हम इसलिए कह रहे सिंगरौली की जनता के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव इसलिए करिए, कम से कम मैं उसका विरोध तो कर सकूं। और सिंगरौली का विकास, सिंगरौली हमारा विधानसभा इतना धनी है कि हमें केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं की जरूरत नहीं है। मैं यहीं की योजनाओं को, अगर यहाँ का अच्छा नेता होगा, अगर वो यहीं की योजनाओं को अच्छे से चलाएगा तो सिंगरौली का भरपूर विकास होगा। यहाँ का पैसा तो लोग प्रदेश के नेता ले जाते हैं, बाहर खर्च कर रहे हैं। इन सबका विरोध करना चाहिए, हमें खोलकर सामने आना चाहिए। तो मैं यही सबसे पहले आया हूं, मैं इसका विरोध कर रहा हूं, और वह सबका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि आप सब लोग हमारा सपोर्ट करिए। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधानसभा सीट से प्रत्याशी, घोषित प्रत्याशी पुष्पेंद्र गुप्ता जी, और इन्होंने जो है कुछ सवालों के हमारे जवाब दिए, बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिया। चलिए, इनके लिए जो है आगे के लिए शुभकामनाएं।